हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में आज से हम स्टार्ट करेंगे बीपीएससी 6 to 8 की। ठीक है, बीपीएससी जो आपका ट्री 4 आने वाला है उसमें 6 to 8 को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले 6 to 8 को लेके चलेंगे। ठीक है, तो उसके जो सिलेबस है ना, सिलेबस के अकॉर्डिंग मेरी वीडियो आती रहेंगी आपके बीपीएससी के लिए। तो सबसे पहले जो आपका बीपीएससी में पूछा गया है रोमांटिसिज्म। ठीक है, जो मतलब जो सिलेबस है रोमांटिसिज्म, तो वो देखने वाले हैं। लेकिन उसके पहले ये पेड पीडीएफ है। ठीक है, ये पेड पीडीएफ है। जो कोई भी इंटरेस्टेड है वो इस पीडीएफ में, जो कोई भी इंटरेस्टेड है, जैसे कि ये आपकी कंप्लीट रिवीजन पीडीएफ है टीजीटी के लिए। कंप्लीट रिवीजन है, थ्योरी बेस्ड है। ठीक है, एंड ये ग्रामर की है, ये पीजीटी वालों के लिए है। एंड ये सारे तीनों क्या है, प्रैक्टिस हैं। ठीक है, ये बीच वाली आपकी वन लाइनर मिल जाएगी, हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएगा। ये इतने सारे टॉपिक को कवर किया गया है और आपकी क्वेश्चन के थ्रू, ये भी 4 राइटर को कवर किया गया है क्वेश्चन के थ्रू। ओके, तो जो कोई भी इंटरेस्टेड है वो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके पीडीएफ ले सकता है और पीडीएफ की जानकारी भी ले सकता है। ठीक है, आते हैं हम। तो सबसे पहले सिलेबस में ये है कि रोमांटिक एज क्या होता है। सबसे पहले हम रोमांटिक एज को समझेंगे कि रोमांटिक एज क्या होता है और रोमांटिक एज के कौन कौन से वो प्रोमिनेंट राइटर हैं उनको देख लेंगे। उसके बाद देन क्या करेंगे, देन हम जो रोमांटिक एज के जो राइटर हैं ना उनको लेंगे, मतलब उनको पढ़ेंगे, उनके वर्क को पढ़ेंगे, जो मेजर उनके वर्क्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज रोमांटिक एज देखते हैं कि शुरुआत कहाँ से हुई है, लिटरेचर में शुरुआत कहाँ से हुई, इसके प्रोमिनेंट राइटर कौन कौन से हैं। ओके, तो रोमांटिक एज जो है वो आपका कब से कब तक है, 1798 से 1837, ये रोमांटिक एज है लिटरेचर का। टाइम पीरियड इसका क्या क्या है, एक मिनट, टाइम पीरियड इसका क्या है, लेट 18th सेंचुरी से अर्ली 19th सेंचुरी, ये रोमांटिक पीरियड आपका कहलाएगा। इसकी जो टाइम पीरियड है, अगर ये डेट में पूछा जा रहा है तो 1798 से 1837 ये रोमांटिक एज है या रोमांटिक एरा है। अगर ये सेंचुरी में पूछा जाए तो लेट 18th सेंचुरी और अर्ली 19th सेंचुरी के बीच है, ये रोमांटिक एज आपका आता है। और यूजली सेड टू बिगिन विद द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स। ऐसा कहा जाता है आमतौर पर कि जब लिरिकल बैलेट 1798 में आया था तब रोमांटिक एज की शुरुआत हुई थी, ऐसा भी कहा जाता है। और लिरिकल बैलेट्स ये 2 राइटर ने मिलकर शुरुआत की थी, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सैमुअल टेलर कॉलरिज। ठीक है, और ये एंड कब होता है, तो एंड्स अराउंड 1837, जब 1837 में विक्टोरियन एरा की शुरुआत हो जाती है। तो यहाँ से 1837 से 1901 तक आपकी विक्टोरियन एरा का पीरियड रहता है। तो ये तो हो गया, आगे बढ़ते हैं। की फीचर्स ऑफ द रोमांटिक एज। तो रोमांटिक एज के जो की फीचर्स हैं वो कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। ठीक है, तो की फीचर्स ऑफ द रोमांटिक एज के की फीचर कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। ठीक है, इनके जो की फीचर्स हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे कि एम्फेसिस ऑन इमोशन एंड इमेजिनेशन। तो इस एरा के जो राइटर रहते थे ना वो इमोशन और इमेजिनेशन पर ज़्यादा जोर देते थे। मतलब इनकी जो कविता, जब ये कविता लिखते थे तो इनकी कविताओं में इमोशन दिखाई देता था, इमेजिनेशन यानी कि इनके अंदर, और ऐसा भी कहा जाता था कि इनके अंदर जो इमोशन जगता था, जो इमेजिनेशन आती थी, जो इमोशन और जो भावनाएं होती थी, वो उसी से अपनी पोइट्री लिखते थे, या यूँ कहो कि अपने इमोशन को वो एक्सप्रेस करते थे अपनी पोइट्री में, जो रोमांटिक एरा के राइटर हुआ करते थे। तो इन्होंने इस पर सबसे ज़्यादा जोर दिया। जैसे कि रोमांटिक पोएट सेलिब्रेटेड फीलिंग, पैशन एंड इमेजिनेशन ओवर लॉजिक एंड रीज़न। ठीक है, तो इस एज के जो लेखक थे उन्होंने लॉजिक के बजाय, मतलब वो लॉजिक पे नहीं लिखते थे, ना ही रीज़न पे लिखते थे। लॉजिक और रीज़न ये न्यू क्लासिसिज्म के जो राइटर थे उन पे लिखते थे, मतलब वो लोग लिखते थे। ये लोग क्या करते थे, लॉजिक और रीज़न को इन्होंने दरकिनार कर दिया, हटा दिया। ये किस पे लिखते थे, जो इनके अंदर फीलिंग्स आती थी, जो पैशन था, जो इमेजिनेशन था, उस पर ये लिखते थे। तो ये याद रखना है कि इस एज के जो राइटर हैं वो लॉजिक के बजाय भावनाओं और कल्पना शक्ति को महत्व देते थे। ठीक है, तो यहाँ पे देख ले, इमोशन इज़ मोर पावरफुल दैन इंटेलेक्ट। एक कोट है कि इमोशन ज़्यादा पावरफुल है इंटेलेक्ट से। मतलब कविता को आत्मा की गहराई से निकली हुई एक अनुभूति माना जाता था, कि जो कविता है, चाहे रोमांटिक एरा की जो राइटर है ना, उनकी जो पोइट्री हुआ करती थी ना, ऐसा कहा जाता था कि ये लोग के अंदर जो भी भावनाएं उत्पन्न होती थी, जो इमोशन आते थे, जो फीलिंग्स आती थी, उसी फीलिंग्स के अकॉर्डिंग वो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते थे अपनी पोइट्री में। तभी कहा जाता था कि पोयम जो है वो आत्मा की गहराई से निकली हुई एक अनुभूति है। ठीक है, और देखते हैं
इनका और किस किस पर मतलब ये लोग जोर देते थे, किस पे जोर देते थे? लव फॉर नेचर, नेचर के लिए प्रेम था इनके दिल में। नेचर वॉज कंसिडर्ड अ लिविंग स्पिरिट एंड टीचर, नेचर को क्या माना है इन लोगों ने? हमारे वर्ड्सवर्थ, हमने वर्ड्सवर्थ को तो पढ़ा ही है। नेचर को क्या माना है? लिविंग स्पिरिट की तरह ये लोग मानते थे और टीचर मानते थे कि नेचर क्या है? एज ए गार्जियन है, वो हमें सिखाती है, नेचर से ही हमें सीखना चाहिए। ठीक है, जैसे कि वर्ड्सवर्थ ने कहा भी था, द नर्स द गाइड एंड द गार्जियन ऑफ माई हार्ट। जो नेचर है वो नर्स की तरह काम कर रही है, गाइड की तरह काम करती है, मेरे हार्ट की गार्जियन है। तो ये लोग नेचर को टीचर भी मानते थे। समझ में आया ना? ये जो लाइनें हैं ये टिंटन एबे में इन्होंने कहा है। तो समझ में आ गया होगा कि जो रोमांटिक एरा के लोग मतलब जो राइटर थे वो इमोशन और इमेजिनेशन पर जोर देते थे, ना कि इनकी पोइट्री ना इमोशन और इमेजिनेशन पर ये लोग लिखते थे, ना कि लॉजिक और रीज़न पर। ठीक है, आगे देखेंगे और इन लोग किस पर जोर देते थे, किस पर इन लोग का फोकस था इनकी पोइट्री लिखने में। तो फोकस ऑन इंडिविजुअलिज्म एंड सब्जेक्टिविटी, ये किस पे ये फोकस करते थे? इंडिविजुअलिज्म एंड सब्जेक्टिविटी, यानी कि व्यक्तिवाद और अनुमानुभूतिवाद पर। यानी कि द इनर वर्ड ऑफ द पोएट बिकम सेंट्रल, यानी कि कवियों का जो फोकस होता था उनके अंदर, यानी कि आई यानी कि पर्सनल एक्सपीरियंस वर हाईलाइटेड। आई मतलब जो पोएट होते थे उनके अंदर जो पर्सनल इमोशंस आते थे, जो फीलिंग्स आती थी, उसके वो अपने उस इमोशन उस फीलिंग को अपने पोइट्री के माध्यम से क्या करते थे? हाईलाइट करते थे, बताते थे। ठीक है, तो ये याद रखना है। आगे देखते हैं इंटरेस्ट इन द सुपर नेचुरल एंड मिस्टीरियस, ये किस में इंटरेस्ट रखते थे? जो आपके रोमांटिक एरा के राइटर हुआ करते थे, सुपर नेचुरल और मिस्टीरियस में भी ये इंटरेस्ट रखते थे, मतलब अलौकिकता और रहस्य के प्रति, जैसे घोस्ट, ड्रीम, एंशिएंट लीजेंड और कॉमन थीम्स इनकी पोइट्री की थीम हुआ करती थी। और इसमें कॉलरिज, जो एस.टी. कॉलरिज है ना, सबसे ज़्यादा माहिर हुआ करते थे। मतलब ये अपने वर्क में ना सुपर नेचुरल एलिमेंट्स भी रखते थे, भूत प्रेत को दिखाते थे, सपने वगैरह, लोक कथाएँ, ये सारी चीज़ें इनको मतलब ये लोग अपने पोइट्री में भी रखते थे। इस पर भी इन्होंने जोर दिया है। और इस पर स्पेशली किसने जोर दिया है? एस.टी. कॉलरिज ने। जैसे कि द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर में आप देख ही सकते हैं, उसमें आपको सुपर नेचुरल एलिमेंट्स मिलते हैं। तो रोमांटिक एरा की ये भी एक खासियत थी रोमांटिक एरा के कवियों की। ठीक है, और देखेंगे मेडिएवलिज्म एंड द पास्ट, मतलब मध्ययुगीनता और अतीत की ओर इनका झुकाव था। ठीक है, एक मिनट, किसकी तरफ इनका झुकाव था रोमांटिक एरा के राइटरों को? जो रोमांटिक एरा के पोएट्स थे वो और किसकी तरफ झुकाव था? मीडिएवलिज्म, यानी कि जो मध्ययुगीनता थी, और पास्ट, अतीत की ओर इनका झुकाव था। मतलब रोमांटिक लव्ड मेडिवल सेटिंग्स, नाइट्स एंड लेजेंड। जो रोमांटिक कवि हुआ करते थे वो किस पर ज़्यादातर? पुराने समय के जो योद्धा हैं, जो किले हैं, जो रानियां हैं, जो सूरवीर हैं, ये सब रोमांटिक कवियों की प्रेरणा थी। ये लोग क्या करते थे? यहाँ से अपनी प्रेरणा लेकर अपनी पोइट्री में लिखते थे। तो पास्ट और मिडिवलिज्म पर भी इनका प्रभाव था, ये ध्यान रखना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। और ये लोग किस पे जोर देते थे? तो ये भी याद रखना है, डेमोक्रेटिक एंड रेवोल्यूशनरी स्पिरिट। तो ये याद रखना, क्रांतिकारी और लोकतांत्रिक भावना भी इनकी पोइट्री में देखने को मिलती थी। कैसे? ये किस पे जोर देते थे? इन्फ्लुएंस बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये किससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे? जैसे कि हमारे वर्ड्सवर्थ फ्रेंच रेवोल्यूशन से थे, तो ये लोग ना फ्रेंच रेवोल्यूशन से ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789, दे सपोर्टेड लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से प्रेरित होकर कभी जो हुआ करते थे, ये लिबर्टी पर और इक्वालिटी पर, यानी कि समानता पर, और फ्रेटर्निटी की बातें करते थे। क्यों? क्योंकि ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से ज़्यादा इंस्पायर थे, प्रेरित थे। तो ये हो गए रोमांटिक एरा के ऑथर, मतलब रोमांटिक एरा के ऑथर किस किस पर, यहाँ तक हो गया। मैंने समझा दिया है कि रोमांटिक एरा के जो ऑथर थे वो किस पर जोर देते थे? इमोशन एंड इमेजिनेशन पर जोर देते थे। लॉजिक एंड रीज़न पे ये इनकी कविताएं नहीं लिखती थी, ये इनको साइड कर देते थे। अगर लिखते थे तो इमोशन पे लिखते थे, इमेजिनेशन पे लिखते थे, मतलब जो इनके अंदर फीलिंग, पैशन आती थी उस पर, इनके प्रति, मतलब नेचर के प्रति इनको प्यार था। और लव फॉर नेचर, ये नेचर को एज ए लिविंग स्पिरिट की तरह, टीचर की तरह मानते थे कि एक लिविंग स्पिरिट है, कोई लिविंग बीइंग है और वो एक टीचर की तरह काम कर रहा है, जैसे कि हमारे वर्ड्सवर्थ हैं, वो मानते ही थे। तो बाकी जो नेचर पोएट, मतलब जो आपके रोमांटिक एरा के थे, वो लोग भी मानते थे नेचर पे। ठीक है, ध्यान देना है। इंडिविजुअलिज्म एंड सब्जेक्टिविटी पर भी इनका फोकस था। सुपर नेचुरल एंड मिस्टीरियस पर भी फोकस करते थे, लाइक इसमें सबसे ज़्यादा आपके कॉलरिज ही हैं। और मीडिएवलिज्म एंड द पास्ट, ये भी मैंने बताया, जो मध्ययुगीनता और अतीत की ओर भी इनका झुकाव था, यानी कि जो पुराने समय के योद्धा, किले, रानियां, सूरवीर, उन सभी से ये प्रेरणा लेते थे। डेमोक्रेटिक एंड रेवोल्यूशनरी स्पिरिट्स
की भी इनका झुकाव था, क्योंकि ये लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन से प्रेरित थे, हमारे वर्ड्सवर्थ ही थे। और जब ये लोग उससे प्रेरित थे तो इन्होंने लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की बात करते थे। आगे देखते हैं इस पीरियड के सबसे मेजर ऑथर कौन है और उनके कुछ प्रोमिनेंट वर्क कौन कौन से हैं, जल्दी से देख लेते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ, इनका टाइम पीरियड कब से कब तक है, 1770 से लेके 1850 तक। और ये सबसे ज़्यादा किसके लिए जाने जाते हैं, पोएट ऑफ नेचर, दी पोएट ऑफ नेचर इन्हें कहा जाता है, वर्शिपर ऑफ नेचर कहा जाता है, दी पोएट ऑफ नेचर कहा जाता है, नेचर के पुजारी हैं ये। एंड की वर्क है इनका, सबसे की वर्क है लिरिकल बैलेट्स, जो इन्होंने कॉलेज के साथ लिखा था। अदर वर्क इनके लाइक टिंटन एबे, द प्रील्यूड, डैफोडिल्स, ठीक है। और इनका मानना था कि पोइट्री क्या है, एक स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो है पावरफुल फीलिंग के लिए, एक भावनाओं के लिए एक स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो है। कविता क्या है, ये इनका मानना था कि मतलब कविता ही हमारी आत्मा के अंदर जो इमोशन है, हमारे अंदर जो इमोशन है, जो फीलिंग्स है, वो कविता के थ्रू हम बताते हैं, ठीक है। पावरफुल फीलिंग है। सैमुअल टेलर कॉलरिज सेकेंड नंबर पे आते हैं। सैमुअल टेलर कॉलरिज, इनका टाइम पीरियड कब से कब तक है, तो 1772 से 1834 है। ये किसके लिए जाने जाते हैं, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स के लिए जाने जाते हैं, इमेजिनेशन के लिए जाने जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है। हमारे वर्ड्सवर्थ किसके लिए जाने जाते थे, नेचर पोएट कहलाते हैं। और जो आपके कॉलरिज हैं ये सुपर नेचुरल एलिमेंट्स के लिए जाने जाते हैं। इनके कुछ वर्क हैं, राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर इनमें देखने को मिलता है, कुबला खान है एंड चैरिटेबल है, इसमें भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, तो ये बताना है इनका मुख्य विचार था, ठीक है। एक महत्वपूर्ण इनका विचार था विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, मतलब रीडर को कविता की अलौकिकता में विश्वास करना चाहिए। मतलब यानी कि सुपर नेचुरल जो दिखाया जा रहा है, जैसे आप कुछ सीरियल वगैरह देखते हो तो उसमें कुछ सुपर नेचुरल एलिमेंट्स दिखाए थे, भूत प्रेत दिखाया था, तो आप देखते हो इंटरटेन करके। तो इनका भी मानना था कि जो रीडर है, अगर मेरे बुक में अगर वो मेरा मतलब वर्क पढ़ रहा है, उसमें जो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स दिखाए जा रहे हैं, तो रीडर को उस पर विश्वास करना चाहिए। अगर विश्वास नहीं कर रहा है तो वो उस चीज़ का जो आनंद है, जो मज़ा है, वो नहीं ले पाएगा कि ये सब झूठ है, ये सब फेक है, तो फिर हम वो मज़ा नहीं ले पाएंगे। जैसे हम कोई सीरियल देखते हैं, कोई भी सीरियल देख लेते हैं, उसमें अगर सुपर नेचुरल एलिमेंट्स दिखाई देते हैं, भूत प्रेत, तो अगर हम जान लें कि ये सारा कुछ गलत है, मतलब गलत मीन्स ये सारा कुछ नाटक है एक, तो हम उसका मज़ा नहीं ले पाएंगे सीरियल देखने का। तो उसी तरह ये भी कहते थे कि अगर आप मेरे वर्क को पढ़ो और जो उसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट दिखाया जा रहा है, तो रीडर को उस पर विश्वास करना चाहिए, तब जाके तो मज़ा आएगा, है ना, तब उसका आनंद आएगा। थर्ड नंबर पे लॉर्ड बायरन है, जिन्हें जॉर्ज गॉर्डन बायरन कहा जाता है। टाइम पीरियड है 1788 से 1824। ये किसके लिए जाने जाते हैं, रेबेलियन, पैशन एंड पर्सनल फ्रीडम के लिए जाने जाते हैं। मतलब ये विद्रोह के लिए जाने जाते हैं, पैशन के लिए, ठीक है, स्वतंत्रता प्रेम के लिए। और बायरोनिक हीरो की रचना है, ये ध्यान रखना है, यानी कि पर्सनल फ्रीडम के लिए जाने जाते हैं। क्रिएटेड द बायरोनिक हीरो, मतलब ये एक बायरोनिक हीरो के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने बायरोनिक हीरो को एक क्रिएट किया है, जो कि बहुत प्राउड है, मूडी है, रिलीजियस फिगर है, ठीक है, इन्होंने ही क्रिएट किया है बायरोनिक हीरो। इनका की वर्क क्या है, चाइल्ड हैरोल्ड, पिलग्रिमेज है, डॉन जुआन है, सी वॉक्स इन ब्यूटी है। ऐसे तो बहुत है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपको की वर्क्स बताया गया है। फोर्थ नंबर पे पर्सी बायशी शैली आते हैं। टाइम पीरियड है इनका 1792 से 1822। नोन फॉर आइडियलिज्म, रेवोल्यूशन एंड लिरिकिसिज्म। ये किसके लिए जाने जाते हैं, क्रांतिकारी विचार के लिए जाने जाते हैं, सौंदर्य के लिए जाने जाते हैं, लिरिकल शैली के लिए जाने जाते हैं। की वर्क है इनका ओ टू द वेस्ट विंड, ठीक है, एंड टू अ स्काईलार्क, ये ध्यान रखना है, टू अ स्काईलार्क एंड प्रोमेथियस अनबाउंड, ये ध्यान रखना है, ओके। ओ टू द वेस्ट विंड, टू अ स्काईलार्क, प्रोमेथियस बट अनबाउंड। अच्छा, ये क्वेश्चन क्यों आप लोग इतना कंफ्यूज होते हो, जो टू अ स्काईलार्क है ये पीबी शैली ने लिखा है, और टू द स्काईलार्क ये हमारे वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, ठीक है, मैं बार बार बता रही हूँ, ये हमारे वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, और टू अ स्काईलार्क ये पीबी शैली ने, और सबसे पहले पीबी शैली ने ही लिखा था, और इनसे इंस्पायर होकर तब वर्ड्सवर्थ ने लिखा था टू द स्काईलार्क, ठीक है। खैर आगे आते हैं। बिलीव पोएट्स आर, इनका मानना क्या था, ये इनकी वो है स्टेटमेंट है, किसका, पीबी शैली का। द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, ये इनका स्टेटमेंट है। नेक्स्ट पे आएंगे जॉन किट्स हैं, ये टाइम पीरियड है। नोन फॉर किसके लिए जाने जाते हैं, जॉन किट्स ब्यूटी के लिए जाने जाते हैं, सेंसुअसनेस के लिए जाने जाते हैं, क्लासिकल इन्फ्लुएंस के लिए जाने जाते हैं, ठीक है, ध्यान देना है। जैसे कि रोमांटिक एरा के जो राइटर हैं, मैंने बताया किस किस पे जो लोग जोर देते हैं, फिर रोमांटिक एरा के जो राइटर हैं ना, उनको अलग अलग कर दिया कि किसने किस पर पोइट्री सबसे ज़्यादा लिखी है। जैसे कि वर्ड्सवर्थ ने नेचर पे लिखा है,
किड्स ने किसको, सुपरनेचुरल एलिमेंट्स को फॉलो किया है। आपके शैली जो हैं वो क्रांतिकारी विचार के थे। एंड जॉन किट्स हैं, ये ब्यूटी पे इन्होंने ज़्यादा फॉलो किया है, ब्यूटी पे इनकी पोयम है, सेंसुअसनेस पे है, क्लासिकल इन्फ्लुएंस है। की वर्क्स इनका कौन कौन सा है, ओड टू द नाइटिंगेल है, ओड ऑन ग्रेशियन अर्न है, टू ऑटम है। इनका स्टेटमेंट बहुत अच्छा है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, ये फेमस लाइन है। 6 पे आते हैं, रॉबर्ट शाउदी आते हैं। ये उस समय के पोएट लॉरियाट थे, ठीक है, एंड पोएट लॉरियाट ऑफ द टाइम। ये किसके लिए जाने जाते हैं, द स्टोरी ऑफ द 3 बियर्स, अर्ली वर्जन ऑफ गॉडली लॉक्स एंड लिरिकल बैलेट्स 1798। अब यहाँ पे देखो क्या बताया है कि लिरिकल बैलेट्स की शुरुआत कब हुई थी, 1798 में, और ऐसा कहा जाता है कि यहीं से रोमांटिसिज्म की शुरुआत भी मानी जाती है, ठीक है। मैच द पोएट्स विद दियर वर्क्स, ओड टू द वेस्ट विंड, ये शैली का है। फीचर लाइक नेचर, सुपरनेचुरल, इंडिविजुअल एट्सेट्रा, ठीक है। तो ये था, एंड क्विक रिवीजन अगर देखा जाए तो ये लिरिकल बैलेट्स है, बिगनिंग है रोमांटिसिज्म की। नेचर पोएट किसे कहा जाता है, विलियम वर्ड्सवर्थ को। सुपरनेचुरल इमेजिनेशन मतलब कौन ध्यान देता है, कौन किसकी पोइट्री है, कॉलरिज इसी पे ध्यान देते थे, इनका झुकाव इसी पे था। इनके कितने भी वर्क हैं इसी पे मिलते हैं, मतलब सुपरनेचुरल एलिमेंट्स मिलते हैं कॉलरिज के। वर्ड्सवर्थ के नहीं मिलेंगे लेकिन कॉलरिज के मिलेंगे, क्योंकि इन्होंने इस पे ध्यान दिया है। बायरोनिक हीरो किसने क्रिएट किया है, बायरन ने। लिरिसिज्म एंड आइडियलिज्म, ये शैली ने फॉलो किया है। सेंसुअस ब्यूटी एंड ओड्स, ये किड्स का है। फ्रेंच रेवोल्यूशन, ऑल मेजर पोएट्स ने इस चीज़ को माना है। फ्रेंच रेवोल्यूशन सारे मेजर पोएट्स ने, सारे रोमांटिक एरा के पोएट्स ने इनका प्रभाव था रोमांटिक एरा पे। तो यहीं तक था, ठीक है। कैसा लगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये तो बस एक छोटी सी शुरुआत थी बीपीएससी के लिए। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपका फीडबैक मिलेगा तो मैं धीरे धीरे सिलेबस, अकॉर्डिंग टू सिलेबस, इस तरह आपकी तैयारी करा दूंगी, और डिटेल में, ये नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन, ठीक है, थ्योरी बेस्ड। तो ये था बस, हम इसमें पढ़ना क्या था कि रोमांटिसिज्म क्या है, और रोमांटिसिज्म के मेजर राइटर कौन कौन से हैं। रोमांटिसिज्म के जो राइटर हैं उन्होंने किस पर ज़्यादा ध्यान दिया, किस पर उनका फोकस था, किस पे उनका सबसे ज़्यादा इंस्पायर वो किससे हुए, ये सारी चीज़ें हमने इसमें पढ़ लिया है। कैसा लगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और ओके, चलिए बाय बाय। सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा, ओके।